गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। कैसा लग रहा है? सब वापस चौथे लेक्चर के लिए बिल्कुल टाइम पर आ गए हैं और इस बात के लिए ही आप लोग बधाई के पात्र बनते हैं क्योंकि अभी आपने कंपटीशन में शुरुआत ही की है और ये आप लोगों की अवेयरनेस, सिंसियरिटी और डेडिकेशन को बताता है कि बहुत आसान नहीं होता है एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन के मोड में खुद को एडेप्टेबल बना लेना। लेकिन आप सभी लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, कल से मैं देख रहा हूँ, नाम भी देख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, पूरे डेडिकेशन के साथ आप प्रेजेंट रहते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि चूंकि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा आपके एकेडमिक सब्जेक्ट से अलग है, उसके बावजूद भी आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं आप हजारों लाखों की भीड़ से बिल्कुल अलग हैं और आपने निश्चित ही कुछ अलग करने का सपना भी देखा है। 2 दिन से आप लगातार पढ़ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो सब पढ़ाई हम कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, ये सब जनरल नॉलेज के आसपास की पढ़ाई है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये टॉपिक एक्चुअल में क्या है और जनरल नॉलेज एक्चुअल में क्या है। जनरल नॉलेज इज अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन एंड इन द सन। जनरल नॉलेज सूर्य के नीचे और सूर्य के अंदर आप जितनी चीजें देखते हैं वो सभी जनरल नॉलेज है और एक्चुअल में इन सभी चीजों की स्टडी ही हमें करनी है। इन सभी चीजों की स्टडी हमें करनी है। तो इन चीजों की स्टडी हम अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, इवन प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं, तो 2 कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ चलते हैं। आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो 2 बातें हमेशा आपके लिए जरूरी रहेंगी। पहली बात, संविधान को जानो और दूसरी बात, भारत को पहचानो। क्यों? संविधान को जानने का मतलब है कि इस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस देश की जो व्यवस्था है, चाहे आप अपनी एक दुकान खोलें, चाहे कोई बिजनेस करें, चाहे कोई बड़े ऑफिसर बने, चाहे बैंक मैनेजर बने, चाहे मैनेजमेंट करके प्राइवेट सेक्टर में जाएं, इतना आप सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली आपको काम देश के संविधान, देश की कानून व्यवस्था की पेरिफेरी में रहकर ही करना है। इसलिए आपको देश की उस कानून व्यवस्था, उस संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, भारत को पहचानो। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझें कि लोग पसंद करते हैं कि मैं मेडिकल स्टोर किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाजू में खोल लूं या हॉस्पिटल के सामने खोल लूं। क्यों ऐसा पसंद करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं उस चीज को कि मेरा कस्टमर कहाँ आएगा। वैसे ही जब आप बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और बीइंग ए मैनेजर,
और बीइंग ए कॉर्पोरेट लीडर, जब आप काम करोगे तो आपका काम एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में होगा, चाहे वो निजी कंपनी द्वारा दी जाने वाली सर्विस, चाहे गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाने वाली सर्विस। आपका काम एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में होगा और आपका कस्टमर देश की जनता होगी, क्योंकि आपको उसी का वेलफेयर करना है। तो आपको इस देश को समझना जरूरी है, इस देश का सोशल स्ट्रक्चर, इस देश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस देश की ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी कन्वर्ट होती है इकोनॉमिक्स में, इस देश की इंडस्ट्रीज, इस देश के रिसोर्सेस, इस देश में बोली जाने वाली भाषाएं, ये सब आपको समझना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस है आपका पूरा, कोई भी एग्जाम आप दो इंडिया में, वो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि संविधान को जानो, मतलब नियम कानून, संवैधानिक व्यवस्था, रूल्स रेगुलेशन, आप इन सबको जानो, और दूसरा भारत को पहचानो, क्योंकि अल्टीमेटली काम आपको इस देश की सोसाइटी में करना है। तो सोसाइटी के जितने डायमेंशन होते हैं उन सब डायमेंशन को आप समझो, ये जनरल नॉलेज का पर्पस होता है। और इसी के आसपास सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस होता है। क्यों? देश में सबसे बड़ा ऑफिसर तो आईएएस ही है। पॉलिसी मेकिंग से लेकर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी तक आईएएस ऑफिसर का रोल है। तो अब दिल्ली में बैठ के कोई आईएएस ऑफिसर प्लानिंग कर रहा है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में ये प्लानिंग सक्सेस होगी कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम में ये प्लानिंग सक्सेस होगी कि नहीं। इसलिए उसको भारत के भूगोल को जानना जरूरी है, भारत की संस्कृति को जानना जरूरी है। इसलिए आईएएस का सिलेबस क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सब आईएएस का सिलेबस है, क्योंकि आपको इन चीजों को जानना जरूरी है। फिर दूसरी बात, आप ये जानते तो हैं, पर आप बीइंग ए ह्यूमन उस पद के लिए सूटेबल है कि नहीं। भाई इंटेलिजेंट व्यक्ति तो बहुत अच्छा शातिर अपराधी भी हो सकता है, वो सब कुछ जानता हो। तो आप जानकार तो हैं, पर क्या आपकी पर्सनालिटी में वो सब एलिमेंट हैं जिसकी देश को जरूरत है? तो इसका परीक्षण अलग अलग तरीके से यूपीएससी के एग्जाम में किया जाता है। जैसे सीसेट का पेपर है आपका एक, तो उसका क्या सिलेबस है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये उसका सिलेबस है। फिर मेंस एग्जाम में आप जाते हो तो आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट होता है, वहां पे ऐसे में आपकी थॉट प्रोसेस का चेकअप होता है। एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर में क्या है? सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, नेशनल इंटीग्रिटी, ये सब चीजें हैं, ऑनेस्टी। तो ओवरऑल सिलेबस को ऐसा गढ़ा गया है, ऐसा मोल्ड बनाया गया है सिलेबस का, जिसमें आपका ज्ञान के साथ साथ आपका बौद्धिक, आपका व्यक्तित्व का, आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल का, आपके अंदर ह्यूमन स्किल का, ह्यूमन वैल्यूज का, हर चीज का टेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस सिलेबस को इस तरीके से बनाया गया है। तो खैर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले यहाँ किसी को कुछ पूछना है क्या सिलेबस के बारे में या किसी चीज के बारे में? तो मुझसे एक बार बात कर ले, किसी को कोई डाउट हो तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी। अब मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने बताया था कि जो टॉपिक हमने कल पढ़े थे
उसमें मैंने कहा था कि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो इस टॉपिक से 1, 2, 4 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेंगे। तो कल जो पढ़ा था पहले 1 मिनट में मैं आपको उसको रिवाइज करा रहा हूं, फिर उसी से आगे हम आज के टॉपिक को कनेक्ट कर रहा हूं। पीडीएफ नहीं मिला है किसी बच्चे को, मैं आपको अपना नंबर बता दूंगा, मैं दे दूंगा आपको लेक्चर के बाद। तो कल हमने पढ़ा था पहली बात जो मेन हाइलाइट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक उसका एक्सपांशन है वर्टिकल, हॉरिजेंटल एक्सपांशन लॉन्गिट्यूड फॉर्म में है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है। फिर मैंने बताया था कि एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें मैंने बताया था आपको पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है, उसका स्टेटस थोड़ा अलग है। पुदुचेरी हमें फ्रांसीसियों से आजादी के बाद मिला था। अब फ्रांसीसियों ने 4 जगह पे 4 जिले बसाए थे, जिसमें यलम आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी मेन तमिलनाडु में है, मैप में उसी के साउथ में कराईकल है और केरल में माहे है। तो ये पुदुचेरी के 4 क्षेत्र 3 स्टेट के अंतर्गत आते हैं, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया की स्थलीय सीमा, एक कोस्टल लाइन होती है कि स्थलीय सीमा, 15,200 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन मैंने बताया था जो वी शेप में आपको इंडिया दिखाई देता है, वो कोस्टल लाइन है जो 7516.6 किलोमीटर है। यदि इसमें आप आइलैंड्स को की सीमा को, बाउंड्रीज को हटा दें तो ये 6100 किलोमीटर है। एक फैक्ट आपको नहीं बताया था कल, उसको आप अभी सुन लें। नॉर्थ टू साउथ इंडिया का टोटल एक्सपांशन 3224 किलोमीटर है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की डिस्टेंस 3224 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ईस्ट टू वेस्ट 2933 है, ईस्ट टू वेस्ट 2933 है। ये इंडिया का एक्सपांशन है। क्लियर है? फिर इसके बाद मैंने आपको बाउंड्रीज बताई थी कि भारत से लगे हुए पड़ोसी देश कौन से हैं। वो बाउंड्रीज एक बार आप पूरा पीडीएफ में देख लेना। नहीं मिला है पीडीएफ तो इस लेक्चर के तुरंत बाद मुझे मैसेज कर देना, मैं हाथों हाथ आपको जो मैं कल दिखा रहा था वही आपको शेयर कर दूंगा। अब आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और फिर से आपको एक स्क्रीन शेयर के थ्रू कुछ दिखाना चाह रहा हूं। पहले तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और उसमें मेन हमारा जो फोकस है वो फोकस है हमारा हिमालय पर। हिमालय के बारे में आप अभी न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल पे भी हो सकता तमाम चीज़ें पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी लद्दाख पर भारत चीन सीमा का जो विवाद चल रहा है उससे हिमालय के बारे में थोड़ी सी स्टडी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
खैर, जो पूरा भारत है, ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, एंटायर ज्योग्राफिकल इंडिया, इस पूरी भारत को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिक आधार पर, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में इसकी स्टडी की जा सकती है। नंबर वन में जो ये वाला पूरा एरिया आता है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया अभी, ये पूरा एरिया कहलाता है द नॉर्थ माउंटेन। अभी बताऊंगा नॉर्थ माउंटेन कौन से हैं। कश्मीर, बहुत सिंपल मैनर में बता देता हूं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, फिर अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरा आर्क आपको दिखाई देता है, एक आर्क बनता है, जो वो आर्क वास्तव में पूरा का पूरा कहलाता है द ग्रेट माउंटेन रेंज। द ग्रेट माउंटेन रेंज, यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। उसी ऊंचे पर्वतों में से आपने बचपन में ही पढ़ लिया होगा, माउंट एवरेस्ट भी एक है, जो नेपाल में है। तो इंडिया की स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ से हम शुरू करते हैं, और सबसे हमें उस आर्क को पूरा पढ़ना पड़ेगा जिसमें ग्रेट माउंटेन है, और उसी ग्रेट माउंटेन का एक बहुत बड़ा भाग है हिमालय। तो इंडिया को पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, उत्तर के विशाल पर्वत। अब आप इमेजिन करो, आपके गांव में, मोहल्ले में, शहर में भी कोई पर्वत होगा, नहीं होगा तो देखा होगा, नहीं तो फिल्मों में तो देखा ही होगा। पर्वतों के जस्ट नीचे क्या रहता है? मैदान। क्यों? यदि अपन ग्रेट माउंटेन की बात करें अभी, तो अभी अगले डायग्राम में आप देखोगे कि इस ग्रेट माउंटेन में जो तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर नाम की एक झील है। उस झील से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। ये 3 नदियां, इनकी सब्सिडरी, इनकी सहायक नदियां, मतलब ये नदियां पर्वतों से निकलती हैं, तो जाहिर बात है कहां बहेंगी? ये पर्वतों से उतरेंगी नीचे। पहाड़ पे कोई नदी है तो जाहिर बात है कि वो बहकर नीचे की तरफ आएगी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी 50 नदियां इन माउंटेन से निकलकर नीचे की ओर आती हैं। तो जब ये नीचे की ओर आती हैं तो अपने साथ पहाड़ों को काटते हुए उनकी मिट्टी बहा कर लाती हैं। इसलिए पहाड़ों के नीचे हमेशा बड़ा मैदान होता है। तब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि यदि हम पढ़ेंगे द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, उत्तर के विशाल पर्वत, तो जाहिर बात है इन पर्वतों के नीचे द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ होगा। इन पर्वतों से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाई हैं, उस मिट्टी से बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हुआ है। तो दूसरा टॉपिक हुआ, दूसरा डिवीजन हुआ इंडिया का, द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, उत्तर के विशाल पर्वत। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट, चूंकि मैंने बताया था ये आपको एटलस में दिख रहा हुआ जो ब्लू कलर का एरिया है, ये पूरा जो वी शेप में है, और उसके बाजू में स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ये पूरा समुद्र है। तो कल मैंने बताया था कि वो एरिया जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, जो
तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से लैंड लॉक्ड हो। तो यदि इंडिया के इस भाग पे देखें तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है और एक तरफ से इंडिया का भाग आता है, ये मध्य प्रदेश वगैरह दिखाई दे रहा है आपको। इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं पेनिसुलर। समुद्र के डायरेक्ट संपर्क में होने की वजह से इस एरिया का क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवाओं की गति, क्वांटिटी ऑफ रेन, बारिश कितनी होगी, ये सब दूसरे इंडिया के हिस्सों की अपेक्षा अलग है। इसलिए इस पेनिसुलर इंडिया की स्टडी अलग से की जाती है। तो तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत या पेनिसुलर इंडिया। अब चौथी बात, भारत में दो बड़े आइलैंड ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। तो इन आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, फिर यही जो पेनिसुलर इंडिया का बिल्कुल समुद्र के किनारे का एरिया है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्ट वाले को, और वेस्ट वाले को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो फिर हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। ऐसे 5 प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को पढ़ा जाता है। मेरे साथ साथ मन में याद कर लें। कोई पूछे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कितने टाइप से है, तो सबसे पहले आप ऊपर से शुरू करोगे, द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ। सेकंड आप शुरू करोगे द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ। थर्ड आप बताओगे पेनिसुलर इंडिया। फोर्थ वन आप बताओगे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। एंड फिफ्थ वन बताओगे आइलैंड ऑफ इंडिया। और चाहे तो छठवां एक हम और पढ़ सकते हैं, डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत में कितने कौन कौन से रेगिस्तान हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं ये हम सामान्य जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हम पूरा हिमालय के बारे में पढ़ लेंगे। अब इतना यदि एक ही लेक्चर में बताऊंगा तो बहुत ओवरडोज हो जाएगा। कम से कम 7 से 8 दिन का टॉपिक है द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ। तो एक सामान्य जानकारी आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं आज आपको दे रहा हूं, उसी को आगे कल भी कंटिन्यू रखूंगा। तो ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, अभी एक बच्चे ने पीडीएफ का पूछा था, तो एक पीडीएफ तो आपके पास आ चुका होगा परसों नरसों, जो मैंने कल पढ़ाया था। कल की जो मैंने पीपीटी फॉर्म में ग्राफिक्स जो दिखाए थे वो नहीं मिला होगा, तो मैं अभी नंबर अपना फिर दे दूंगा, आप मुझे तुरंत मैसेज कर देना, मैं तुरंत दे दूंगा। चलिए हम शुरू कर रहे हैं द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ। और मैंने कहा द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हिमालय का। खैर, आप भारत के मैप को देखें यदि, तो सबसे ऊपर इस मैप में आपको दिखाई देगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देगा आपको इस मैप में। अब जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर यदि आप एटलस में देखेंगे, मेरा ये डायग्राम में देखेंगे, तो यहां लिखा हुआ है पामीर नॉट। ये मैंने डार्क किया इसको, ये है पामीर नॉट, हिंदी में बोलते हैं पामीर की गांठ। एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इसको संसार की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
संसार की छत कहा जाता है। ये एक्चुअल में ऐसा शार्प नहीं है, ये कटोरे के समान उल्टा है, एकदम तीखा शार्प नहीं है ट्रायंगल जैसा। तो ऐसे जो कटोरे के समान, उल्टे कटोरे के समान होता है, जिसमें तेज ढाल नहीं होता, उसको बोलते हैं प्लेटो। ये एक्चुअल में पामीर का प्लेटो ही है। ये क्या है? पामीर का प्लेटो, पामीर का पठार, जिसे संसार की छत कहा जाता है। अब ये पामीर के पठार से 3 बड़े माउंटेन निकले हैं, 3 बड़े माउंटेन निकले हैं। आज आप एटलस रख के देख लेना, किसी के पास एटलस हो तो कल से क्लास के समय लेके बैठ जाया करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा फिर पढ़ने में। तो ये पामीर का जो पठार है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको। यहां से जो मैंने बताया आपको कि 3 बड़े माउंटेन रेंज निकली हैं। इन माउंटेन रेंज में सबसे पहले आता है पामीर के प्लेटू से, पामीर के पठार से एक माउंटेन रेंज निकल के साउथ की ओर जाती है, साउथ वेस्ट की ओर जाती है, मतलब पाकिस्तान की ओर जाती है, जिसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत पामीर के पठार से, प्लेटू ऑफ पामीर से एक माउंटेन रेंज निकलती है और वो साउथ की ओर, वेस्ट की ओर, साउथ वेस्ट की ओर जाती है, पाकिस्तान की ओर जाती है, यही अफगानिस्तान भी जाती है, जिसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। इसी हिंदू कुश पर्वत पर कुछ साल पहले बहुत भयंकर भूकंप आया था। इसी पामीर के प्लेटू से, इसी पामीर के पठार से एक दूसरी माउंटेन रेंज निकलती है, वो बिल्कुल हिंदू कुश के अपोजिट जाती है। हिंदू कुश गया था साउथ वेस्ट में और ये दूसरी जाती है साउथ ईस्ट में, दूसरी जाती है साउथ ईस्ट में। और इस साउथ ईस्ट वाली माउंटेन रेंज को बोलते हैं कुनलुन। ये तिब्बत की ओर जाती है। अब उसी पामीर के पठार से एक तीसरी माउंटेन रेंज निकलती है, वो सीधी साउथ की ओर आती है और इंडिया के जम्मू कश्मीर के एरिया में, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से ईस्ट की ओर बढ़ती हुई तिब्बत की ओर चली जाती है, जिसे कहा जाता है काराकोरम। इसी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। यहीं पर मानसरोवर झील है। और भारत से कैलाश पर्वत जाने के 2 पास हैं। उत्तराखंड होके जाया जा सकता है। 2 पासेस हैं, एक नीति और एक माना। कभी एग्जाम में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पासेस हैं भारत से कैलाश पर्वत जाने के लिए, नीति और माना। पहाड़ से काटकर बनाया गया रास्ता नीति और माना दर्रे से होकर जाते हैं। ये अक्सर पूछते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्री कैसे जाते हैं? उत्तराखंड में स्थित नीति और माना पास से होकर जाते हैं। नीति माना सड़कें हैं, ये पहाड़ को काट के बनाया गया रास्ता है। तो हमने पढ़ा कि 3 माउंटेन रेंज प्लेटू ऑफ पामीर से निकलती हैं, हिंदू कुश, कुनलुन और काराकोरम। इन 3 माउंटेन रेंज के अलावा इन्हीं के पैरेलल
ऐसा आर्क के शेप में 2400 किलोमीटर लंबा, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा आर्क के शेप में ऐसा हिमालय पर्वत है, जिसका ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है। ज्यादातर हिस्सा जिसका नेपाल में है। जब हम इस हिमालय पर्वत की स्टडी करते हैं तो मैंने कहा कि आर्क के फॉर्म में है ऐसा, तो इसकी स्टडी भी वैसे ही आर्क के फॉर्म में करते हैं। जैसे ब्रेड होती है ना, 3 ब्रेड है एक के ऊपर एक, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ज्यादातर समय ये बर्फ से ढका रहता है। विश्व की बड़ी बड़ी चोटियां, बड़ी बड़ी पीक जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब पढ़ेंगे हम अभी। ये सब इसी ग्रेट हिमालय में है। एक आर्क है हिमालय, उस आर्क में हमने अभी सबसे ऊपर वाला आर्क लिया जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। उसके नीचे वाला हिमालय, मतलब हम यदि 3 टाइप से हिमालय को बांटे, जैसे हम 3 ब्रेड एक के ऊपर एक रख दें तो ऊपर वाली ब्रेड को हमने बोल दिया ग्रेट हिमालय, बीच वाली ब्रेड को हम बोल रहे हैं मध्य हिमालय। इसमें ग्रेट हिमालय की अपेक्षा ऊंचाई कम होगी, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। और सबसे नीचे वाला हिमालय वो कहलाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक क्यों बोलते हैं इसको? शिवालिक के ऊपर क्या है? मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के ऊपर क्या है? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। और ग्रेट हिमालय से अभी हम पढ़ेंगे मानसरोवर भी है ग्रेट हिमालय में, और वहां से बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकली हैं। 3 बड़ी नदियां तो निकली हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उस मिट्टी के साथ ये कंकड़ पत्थर भी बहाकर लाती हैं। तो ये पत्थर ऐसे लुढ़कते 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 चले आते हैं पहाड़ के नीचे, और नीचे आके मैदानी एरिया में जमा हो जाते हैं। तो ये सालों तक बारिश का पानी इनके ऊपर से निकलता रहता है, तो ये भगवान शंकर जैसे गोल गोल शिवालिक जैसे बन जाते हैं। इसलिए इन पर्वतों के नीचे ये ढेरों गोल गोले पत्थर हैं, जिनको अपन रिलीजियस मैनर में शिवालिक बोलते हैं। इसलिए ये नीचे वाले हिमालय को, जिसमें ये शिवालिक बहुत सारे पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय। तो हमने हिमालय को 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। वर्टिकल आर्क में, हॉरिजॉन्टल आर्क में ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। ये हमने आज इतना पढ़ा। आज के लिए इतना काफी है।